हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीन फ्री पाथ। अब उस मीन फ्री पाथ की कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे और अब अपनी नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, और जो मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट है उसकी हेल्प से हम विस्कोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की हेल्प से विस्कोसिटी को डिफाइन कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया ए मास ऑफ गैस मूविंग इन पैरेलल लेयर्स विच आर पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन। ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में हमारे पास ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो इसका मतलब आपकी जेड एक्सिस है वो इस टाइप से इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो एक्स जेड प्लेन हुआ, इस एक्स जेड प्लेन में आपका जो गैस है उसका एक मास है वो यहाँ पे इस टाइप से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जो गैस का मास है वो इस टाइप से लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है। अब जो गैसेस की लेयर हैं उन गैसेस की वेलोसिटी की बात करें तो एक्स एक्सिस, जिसको कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं बॉटम ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हमने मानी 0। तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी हो गई 0, एंड किसी भी वाई डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस से अगर हम मीन्स ये आपकी जो यहाँ पे बॉटम लेयर है, इस बॉटम लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर वाई डिस्टेंस तक जो लेयर है आपकी उसको मैं मानती हूँ ए बी लेयर। इस ए बी लेयर पे हमने वेलोसिटी मान ली है v। तो अब जो वेलोसिटी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट मिल रहा है, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी आपकी कॉन्टिन्यूसली वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करती जा रही है। अब हम जो ए बी लेयर है जिसपे कि हमने v वेलोसिटी मानी है, इसके नीचे एंड ऊपर हम 2 लेयर और कंसिडर करते हैं। ये 2 लेयर हमने कंसिडर किए हैं इस ए बी एक्सिस से, इस ए बी प्लेन से लैम्डा डिस्टेंस पे। लैम्डा क्या है हमारा? मीन फ्री पाथ। तो उस पर्टिकुलर मीन्स यहाँ पे जो गैस हम लेके चल रहे हैं उसका जो मीन फ्री पाथ है, उस मीन फ्री पाथ के डिस्टेंस पे हम यहाँ पे ये 2 लेयर कंसीडर करके चल रहे हैं। ये डिस्टेंस हमने लैम्डा ही क्यों रखा उसका आपको मैं यहाँ पे आगे क्लियर करूँगी, बट अभी के लिए हम ये मानते हैं कि ए बी लेयर से जो मीन फ्री पाथ बनता है इस गैस का, उस डिस्टेंस पे हमने एक लेयर नीचे मान ली जिसको कि मैं नाम दे रही हूँ सी डी, एंड इसी डिस्टेंस पे हमने एक लेयर यहाँ पे ऊपर मान ली जिसको कि हम कह रहे हैं ई एफ। तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेन्स हो गए हैं, या फिर मैं कहूँ 3 लेयर्स है जिसमें कि आपकी गैस फ्लो कर रही है। आपकी गैस यहाँ पे मल्टी लेयर्स में फ्लो कर रही है, लेकिन उसमें से हमने यहाँ पे 3 स्पेसिफिक लेयर्स कंसिडर कर ली हैं। पहली लेयर ए बी, ये पहला प्लेन है जिसपे कि हम कह रहे हैं गैस की वेलोसिटी है v। सेकेंड जो लेयर है वो है आपकी सी डी, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि गैस की वेलोसिटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो गैस की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? मैंने यहाँ पे कहा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है अलोंग वाई डायरेक्शन, सो वेलोसिटी आपकी वाई के अलोंग चेंज हो रही है। अब वाई के अलोंग हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी रिड्यूस होगी, बट वो कितनी रिड्यूस होगी उसको हम कैसे निकालेंगे? ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसको हम इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पर्टिकुलर फैक्टर से आपकी v वेलोसिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी आपकी हो गई गैस की इस पर्टिकुलर सी डी प्लेन पे। अब ई एफ प्लेन की बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो इंक्रीजिंग फैक्टर होगा वो अगेन सेम होगा dv बाई dy इंटू लैम्डा, क्योंकि हमने सेम डिस्टेंस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लेयर कंसिडर की है। सो v वेलोसिटी की बजाय ई एफ पे आपकी वेलोसिटी रहेगी v प्लस dv बाई dy इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमने देखा कि कैसे आपकी गैस है वो लेयर बाय लेयर फ्लो कर रही है, एंड जो लेयर बाय लेयर फ्लो कर रही है उसमें ए बी लेयर पे यहाँ पे वेलोसिटी है v, सी डी प्लेन पे वेलोसिटी है v माइनस डी वी बाई डी वाई इंटू लैम्डा, एंड ई एफ पे वेलोसिटी है v प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू लैम्डा। कुछ स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है यहाँ पे इसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, तो कई बच्चे यहाँ पे लैम्डा को स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, नहीं मल्टीप्लाई कर पाते हैं। आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेलोसिटी में से हम यहाँ पे कुछ फैक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी तो आपका वेलोसिटी के इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। मीन्स वो जो क्वांटिटी है वो भी आपकी वेलोसिटी की टर्म में ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे देखो हमारा है dv अपॉन dy, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस हो गया है यहाँ पे। तो इसको जब हम डिस्टेंस लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस फैक्टर का जो नेट इफेक्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, एक वेलोसिटी की टर्म आएगी। तो वेलोसिटी में से हम वेलोसिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो फैक्टर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा या फिर जो फैक्टर यहाँ पे ऐड होगा उसमें हमारे पास इस ग्रेडियंट के साथ लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये डायग्राम हमने समझ लिया, जो फैक्टर्स हमारे वेरी कर रहे हैं उनको हम समझ चुके हैं। तो अब हम आगे अपने आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ की हेल्प से जो विस्कोसिटी है उस विस्कोसिटी को एक्सप्लेन किया गया था, और न्यूटन्स लॉ की हेल्प से विस्कस फोर्स एक्ट्स ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पॉइंट पर यूनिट एरिया एंड गिवन बाय F इक्वल्स टू नीटा dv बाई dy। विस्कस फोर्स की जब हम बात करते हैं तो विस्कस फोर्स हमेशा किसी भी प्लेन के टेंजेंशियल लगा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे जो फ्लो है उसको एक लेयर बाय लेयर फ्लो में कंसीडर करके चल रहे हैं, और उसी की हेल्प से हम बताएंगे कि जो लेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना ड्रैग क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ की हेल्प से जो आपका विस्कोसिटी का फॉर्मूला है उसमें हमें यहाँ पे विस्कस फोर्स मिलता है F इक्वल्स टू नीटा dv बाई dy बाई dy इज अगेन यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड v जो हम लेके चल रहे हैं उसको लेके चल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो अलोंग दिस x डायरेक्शन। ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है आपकी फ्लो की, जो भी हम गैस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं उसकी। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया है। तो ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि न्यूटन्स लॉ से हमें मिला। अब यहाँ पे हम इस करंट सिचुएशन में जो हमारे पास फोर्स आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो इस टाइप से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स आपके एक स्ट्रेट पाथ में नहीं चलेंगे, मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली अपना पाथ चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा, गैस हम लेके चल रहे हैं, कोलिजन होगा, कोलिजन में डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रैंडम मोशन है। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो ए बी लेयर को क्रॉस करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, एंड कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो सी डी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो इस ए बी लेयर को क्रॉस करके अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं या फिर जो मॉलिक्यूल आपके अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं वो मॉलिक्यूल एक्चुअल में इस ए बी लेयर के थ्रू मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम उस मोमेंटम ट्रांसफर को निकालते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल क्रॉसेस द प्लेन ए बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मीन्स यहाँ से इस अपर लेयर से मॉलिक्यूल हैं वो इस ए बी लेयर को क्रॉस करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो वो मॉलिक्यूल कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं टोटल मोमेंटम, और मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी हमने माना कि मॉलिक्यूल यहाँ पे लेट मैं एक मॉलिक्यूल कंसीडर करती हूँ जिसका मास है मेरे पास m, और ये m मास का मॉलिक्यूल मेरा इस ए बी लेयर को क्रॉस कर रहा है। तो ये m मास को जब मैं वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरा मोमेंटम बन जाएगा। तो यहाँ से कोई मॉलिक्यूल अगर इस ए बी लेयर को क्रॉस करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका मोमेंटम कितना बनेगा, m इंटू वी प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू लेमडा। सिमिलरली मैंने कहा कि मेरा जो सी डी लेयर है यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स का मास सबका सेम है, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है उसका मास सेम रहेगा। और ये मॉलिक्यूल अगर मेरा ए बी लेयर को क्रॉस करके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये अपने साथ कितना मोमेंटम लेके जा रहा है, इसका मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, ये वाली। तो यहाँ पे अगेन हो जाएगा हमारा सिमिलरली मॉलिक्यूल क्रॉसेस द प्लेन ए बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ट्रांसपोर्ट मोमेंटम इक्वल्स टू m v माइनस डी वी बाई डी वाई इंटू लेमडा। ये मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में गया एंड ये वाला मोमेंटम आपका अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। अब हम देख सकते हैं v प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू लेमडा इज ग्रेटर देन v माइनस डी वी बाई डी वाई इंटू लेमडा। इसका मतलब नेट जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और कितना मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हुआ नेट उसको हम निकाल लेते हैं। So net transfer of momentum to the plane AB in downward direction equals to m v plus dv by dy into lambda माइनस ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम था इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया m v माइनस डी वी बाई डी वाई इंटू लेमडा। सो दिस इज 2m लैम्डा डी वी बाई डी वाई। तो कोई आपका मॉलिक्यूल एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गया, तो नेट जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मोमेंटम हमारे पास आ गया है ट्वाइस ऑफ m लैम्डा डी वी बाई डी वाई, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई है। अब हमें निकालना पड़ेगा, ये तो हमने एक मॉलिक्यूल जब क्रॉस किया तब हमने निकाला मोमेंटम,
अब एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स हमारे क्रॉस कर रहे हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है। अब एक्चुअल सिचुएशन में जो मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम अपना जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है उसको कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी दो लेयर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया अपना ए बी एंड ई एफ जो प्लेन्स हैं उन दोनों को कंसीडर कर दिया। इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि ये डिस्टेंस हमने मीन फ्री पाथ ही क्यों चूज किया, इसके इक्वल ही क्यों लिया, लैम्डा से ग्रेटर या स्मॉल क्यों नहीं लिया। क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो मोमेंटम कब ट्रांसफर करेंगे, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा। एंड मीन फ्री पाथ क्या होता है, दिस इज मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल जब कोलाइड करता है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल जब यहाँ से चला तो उसका नेक्स्ट कोलिजन कहाँ पे होगा, इसी प्लेन पे होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसे भी प्लेन पे ही वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, बीच में कहीं पे भी मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सिमिलरली CD को भी हमने लैम्डा डिस्टेंस पे ही पुट किया, क्योंकि CD से अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे जाता है तो वो अगेन AB लेयर पे ही मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, बीच में उसका कोलिजन हम कंसीडर नहीं करके चल रहे। इसीलिए हमने इन दोनों लेयर्स को लैम्डा डिस्टेंस पे पुट किया है, जो मीन फ्री पाथ है उस डिस्टेंस पे पुट किया है। अब इस डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को पुट कर दिया है लैम्डा डिस्टेंस पे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल यहाँ पे ज्योमेट्री कंसीडर की। अब इस सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री में हम मान के चलते हैं कि जो बेस एरिया है ये बेस एरिया हमारा यूनिटी के इक्वल है, ठीक है। अब इस टाइप का एक सिलेंड्रिकल हमारा ज्योमेट्री है जिसमें बेस एरिया यूनिटी है एंड उसकी लेंथ हमारी लैम्डा है। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो वॉल्यूम हमारा इक्वल हो जाएगा लैम्डा के, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया का जो बेस एरिया है उसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस यूनिट बेस एरिया का जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ गया, लैम्डा आ गया। अब सिलेंडर का मेरे पास वॉल्यूम आ गया है और अब मैं क्या कह रही हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास है। पहले ही हमारे सिस्टम में हमने कंसिडर किए थे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेरे पास n था। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए उनको मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैं जब n को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन दिस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर इज n इंटू लैम्डा, और n हमारा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास आ गए इस सिलेंडर में। अब अगर मैं कहती हूँ कि इस सिलेंडर में मेरे पास n लैम्डा मॉलिक्यूल हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स का मोशन तो मेरा रैंडम है। इसका मतलब है मेरा x, y एंड z तीनों डायरेक्शन के अलोंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे मोशन में रहेंगे। तो जितने मॉलिक्यूल मेरे x के अलोंग मूव करेंगे उतने ही y डायरेक्शन के अलोंग जाएंगे एंड उतने ही z डायरेक्शन के अलोंग जाएंगे। तो इस सिलेंडर में अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास n लैम्डा हैं तो x डायरेक्शन के अलोंग मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, n लैम्डा बाय 3, y डायरेक्शन के अलोंग मॉलिक्यूल अगेन n लैम्डा बाय 3 एंड z डायरेक्शन के अलोंग मॉलिक्यूल अगेन n लैम्डा बाय 3। तो इसका मतलब मेरे पास अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे हमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग y डायरेक्शन के अलोंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है। तो मेरे पास y डायरेक्शन के अलोंग जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं 1/3 ऑफ दिस क्वांटिटी n लैम्डा। तो y डायरेक्शन के अलोंग जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो मुझे मिल गए हैं n लैम्डा बाय 3। बट अब y डायरेक्शन में भी मैं देख रही हूँ कि मॉलिक्यूल अपवर्ड भी जा रहे हैं एंड डाउनवर्ड भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगेन मैं इस चीज़ को भी एक यूनिफॉर्मिटी में कंसिडर करूँगी
कि जितने मॉलिक्यूल मेरे अपवर्ड जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल मेरे डाउनवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक फ्री सिस्टम है, मॉलिक्यूल्स किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्सफुली फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में अपवर्ड गए उतने ही मॉलिक्यूल डाउनवर्ड आए। तो इस ए बी प्लेन को अपवर्ड डायरेक्शन में जितने मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं उतने ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, और जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, इस वाई डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स थे उनका हाफ, सो 1/6 ऑफ n लैम्डा। अब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन, ये मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्या निकालती हूँ, टाइम टेकन बाय EF प्लेन मॉलिक्यूल टू क्रॉस AB प्लेन। इस पर्टिकुलर प्लेन से इस पर्टिकुलर प्लेन को जब मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगता है, कि आपका कोई एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे और वो जब यहाँ पे इस AB प्लेन को क्रॉस कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तो वो टाइम मुझे निकालना है। अब वो टाइम मैं कैसे निकालूंगी, मेरे पास ये डिस्टेंस है लैम्डा और जो मॉलिक्यूल हैं उनकी मीन स्पीड मेरे पास कितनी है, c बार। तो अगर मॉलिक्यूल्स की स्पीड मेरे पास है एंड डिस्टेंस है तो टाइम यहाँ पे मैं निकाल सकती हूँ। सो टाइम टेकन बाय EF प्लेन मॉलिक्यूल टू क्रॉस AB प्लेन इज लैम्डा बाय c बार। इतना टाइम मेरे मॉलिक्यूल्स को लगता है इस AB प्लेन को क्रॉस करने में EF से। सेम टाइम लगेगा अगर मैं कहूँगी मेरे CD प्लेन से मॉलिक्यूल AB को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे इस केस में भी डिस्टेंस लैम्डा सेम है, क्योंकि मेरा जो CD प्लेन मैं लेके चलूँ तो वो भी आपका लैम्डा डिस्टेंस पे है और मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी सेम, हम जो एवरेज स्पीड है उसको c बार ही लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन से मॉलिक्यूल्स AB प्लेन को क्रॉस करते हैं तो वो कितना टाइम लेते हैं, लैम्डा बाय c बार। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं इस AB प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं जो, और टाइम जितना लग रहा है इन मॉलिक्यूल्स को वो मेरे पास है। तो अब मैं क्या निकालूंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द प्लेन AB डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन इन 1 सेकेंड, कि जो टोटल मॉलिक्यूल आपके क्रॉस कर रहे हैं उनको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मैं क्या कहूँगी कि अब जो मेरे पास क्वांटिटी आई दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द प्लेन AB इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल इस प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जब मैं इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इस टाइम से डिवाइड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टाइम से डिवाइड किया और ये क्वांटिटी मेरे पास आ गई है 1/6 NC बार। तो इसका मतलब 1/6 NC बार इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग प्लेन AB इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन 1 सेकेंड, और हम इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं कि 1/6 NC बार आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग प्लेन AB इन अपवर्ड डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। तो दोनों हमारे पास इक्वल क्वांटिटी है यहाँ पे और वो है 1/6 NC बार। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो क्रॉस कर रहे हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, और जो मोमेंटम एक मॉलिक्यूल की क्रॉसिंग से ट्रांसपोर्ट हुआ था वो हमारे पास था। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड अगर हमें निकालना है तो इस जो नेट जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम था इसको मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो ये मेरे पास जो टोटल मोमेंटम ट्रांसपोर्ट आ गया पर यूनिट एरिया पर सेकेंड दैट इज NC बार बाई 6 इंटू 2m लैम्डा dB बाई dy, और ये क्वांटिटी मेरे पास होगी 1/3 mNC बार लैम्डा dB बाई dy। अब टोटल मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली फोर्स, और जो फोर्स है हमारे पास वो फोर्स हमारा फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे न्यूटन्स लॉ की हेल्प से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी हमारे पास फोर्स है एंड ये भी हमारे पास फोर्स है। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे इक्वेट करूँ तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मेरे पास जो नीटा है उस नीटा की क्या वैल्यू आएगी 1/3 mNC बार लैम्डा। सो नीटा मेरे पास आ गया 1/3 mNC बार लैम्डा। m इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल एंड n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा डेंसिटी रो। सो नीटा इज इक्वल्स टू 1/3 रो c बार लैम्डा। यहाँ से इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो आपका नीटा है दैट नीटा विल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड दैट विल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीन फ्री पाथ।
अब अगर मैं कहूँ कि जो नीटा है या विस्कोसिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, जो विस्कोसिटी है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो रो है, दैट रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसका मतलब जो रो लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट हो जाती है टू द प्रेशर। ये क्वांटिटी आपकी प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास रो लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब है नीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, कि गैस का जो प्रेशर है उस पर नीटा डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट हम अगर नीटा की बात करें मॉलिक्यूल्स के डायमीटर की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मीन फ्री पाथ है उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। एंड मीन फ्री पाथ का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। एंड यहाँ से हमारे पास नीटा की वैल्यू आएगी mc/3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नीटा विल डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल्स के डायमीटर के, कि अगर आपका मॉलिक्यूल बड़े साइज का है तो जो नीटा है उसकी वैल्यू कम होगी, मॉलिक्यूल्स का साइज अगर छोटा है तो नीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मॉलिक्यूल के डायमीटर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूल के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड मॉलिक्यूल की डेंसिटी एंड मीन फ्री पाथ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर के नीटा इंडिपेंडेंट होता है। एंड अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया की बात करें तो उस पर भी नीटा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो फैक्टर भी आपका यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। वो फैक्टर एक्चुअल में आपका डेंसिटी है उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विस्कोसिटी है उसको हम मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट फिनोमेना की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम जब मोमेंटम ट्रांसपोर्ट को कंसीडर करते हैं तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे विस्कोसिटी को फाइंड आउट किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।